हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें हर यूनिट का अलग अलग टेस्ट लिया जाएगा। यह इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है, जिसमें यूनिट फर्स्ट बाल विकास के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ईमानदारी के साथ टेस्ट दें और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अपना मूल्यांकन करें। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिसमें मनोविज्ञान का संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट लिए थे। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर टेस्ट को दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। देखिए दोस्तों, आपको ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जो आप राइट डाउन कर लेना। देखिए दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, और इसके समर्थक अगर पूछें तो प्लेटो है, अरस्तु है, ये इनके समर्थक थे। तो आप ध्यान रखना, 16वीं सदी में तो आत्मा का विज्ञान माना जाता था। और भी इनके एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं तो इसके आगे जब 16वीं सदी के बाद में जब 17वीं शताब्दी आई, तब मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके समर्थक भी आप ध्यान रखें, मन या मस्तिष्क मनोविज्ञान को मानने वाले इटली के पोम्पोलोजी थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब 19वीं शताब्दी आई तो उसको फिर चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, जिसके समर्थक जेम्स है, वुंट है, ये सब इनके समर्थक थे। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान चलने लगा, तो वही आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर, रॉयवर्थ, डेकॉर्ट या मैकेंजी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है स्किनर, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उक्त कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर या वॉटसन? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है जेम्स ड्रेवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, मैकडूगल के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा या फ्रायड के द्वारा? तो दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वह विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। और इनकी एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के एक शहर था लिप्जिंग शहर, उसमें प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी 1879 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत या उक्त सभी? तो दोस्तों, वंशानुक्रम के ये सिद्धांत तीनों ही हैं, मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत या उक्त सभी। तो ये सभी ही इनके वंशानुक्रम के सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन, लेमार्क, मेंडल या विंग? तो दोस्तों, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत देने वाले थे बीजमैन, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, स्किनर, गोडार्ड या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है थॉर्नडाइक ने बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स सल्ली या उक्त
सभी। तो दोस्तों चेतना का विज्ञान को मानने वाले वैज्ञानिक थे उक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। उसमें कौन कौन थे? विलियम वुंड भी थे, विलियम जेम्स भी थे और जेम्स सली भी थे। तो मैंने आपको बताया कि चेतना का विज्ञान था वह 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा 20वीं शताब्दी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, उक्त परिभाषा किसकी है? स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वॉटसन? तो दोस्तों यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा था मनोवैज्ञानिक आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, हल या स्किनर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जॉन डीवी। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड 1870 या जापान 1750? तो दोस्तों प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन भी किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन भी किया जाता है और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किसने किया? प्लेटो ने, पेस्टोलॉजी ने, जॉन डीवी ने या हॉल ने? तो दोस्तों बाल विकास का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक थे पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने अपनी एक बेबी बायोग्राफी पर ये आधारित है वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था इन्होंने बाल विकास का, जिसमें अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक या टाइडमैन? तो दोस्तों अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था? तो दोस्तों सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए जिस अवस्था में संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक में दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 9वें वर्ष में या 12 वर्ष में? तो दोस्तों बालकों में जो दिन, तारीख, वर्ष का जो ज्ञान होता है वह होता है 9वें वर्ष में। 9वें वर्ष के बाद बालकों को दिन, तारीख, ज्ञान, वर्ष का ज्ञान होने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो दोस्तों वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? सुखद अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, कल्पनात्मक अवस्था या तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था? तो दोस्तों स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो एंड क्रो, वॉटसन, मैकडूगल या क्लर्क? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वॉटसन। वॉटसन ने कहा है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर
व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? वुडवर्थ, पेस्टालोजी, जीन पियाजे या कोई नहीं? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर या कोहलबर्ग? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड ने काम शक्ति को नाम दिया है? संवेग, लिबिडो, नार्सिसिज्म या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने काम शक्ति को लिबिडो की संज्ञा दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है? आत्मसात, समंजन, अनुकूलन या स्कीमा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है स्कीमा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में एलेस्टर ग्रंथि विकसित होती हैं? मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था या अदृश्य अवस्था? तो दोस्तों यह सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था या अदृश्य अवस्था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है लैंगिक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों मैं आपको इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि एक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। आप इसको राइट डाउन कर लेना। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने, उसने 5 अवस्था बताई थी। उस सिगमंड फ्रायड ने उस सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई थी। पांचों में पहली अवस्था तो है मुख्य अवस्था, दूसरी अवस्था है गुदीय अवस्था, तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था, चौथी अवस्था है अदृश्य अवस्था और पांचवी अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था, जिसमें सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि बालक में ओडिपस व बालिका में एलेस्टर ग्रंथियां विकसित होती हैं लैंगिक अवस्था में। दोस्तों लैंगिक अवस्था क्या होता है कि मनोविकास की यह तीसरी अवस्था है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यह तीसरी अवस्था है जो लिंग प्रदान अवस्था है। यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों में 6 वर्ष की होती हैं। इस अवस्था में काम शक्ति का जो केंद्र बिंदु होता है वह जननेंद्रिय होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रॉयड ने कहा था कि जब ये लैंगिक अवस्था में जब 3 से 6 वर्ष के बालकों में होती हैं तो बालकों में तो ये ओडिपस ग्रंथियां विकसित होती हैं और बालिका में एलेस्टर ग्रंथियां विकसित होती हैं, जिसमें बालक अपनी माता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और बालिका अपने पिता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह सिद्धांत किसका है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का। और यह ओडिपस और बालिका में एलेस्टर ग्रंथियां विकसित लैंगिक अवस्था में होती हैं, जो यह तीसरी अवस्था है इस सिद्धांत की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्था बताई हैं? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा? जॉन्स, विलियम जेम्स, गिलफर्ड या एरिक्सन? तो दोस्तों यह किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह परिभाषा देने वाले थे जॉन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? अति इदम, अति अहम, इदम एवं अहम, इदम अहम अति अहम, अति अहम अहम इदम या इदम अति अहम अहम? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की जो संरचना की सही कोटि है उसका जो सही आंसर है इदम, अहम व अति अहम, ऑप्शन नंबर ब सही है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। आप इंग्लिश का भी वर्ड ध्यान रखें। इदम को बोलते हैं ईड, अहम को बोलते हैं ईगो और अति अहम को बोलते हैं सुपर ईगो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश भी पूछ सकता है। तो ये मन की संरचना की सही कोटि है
में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इच्छाओं का भंडार ग्रह है इदम, अहम, अति अहम या उक्त सभी। तो दोस्तों इच्छाओं का जो भंडार ग्रह है वह है इदम। इदम को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ईड। देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उसमें ये बताई थी, इसने इच्छाओं का भंडार ग्रह इदम को बताया था। व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से फ्राइड ने 3 अवस्थाओं में बांटा था, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसमें ईड को इच्छाओं का भंडार ग्रह बताया है। देखिए दोस्तों, ईड क्या होता है, ईड को आनंद सिद्धांत भी मानते हैं। यह इच्छाओं की जननी होती है और ईड में क्या होता है कि इसमें सही गलत को नहीं देखकर इसमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश करता है, भली वह सही रास्ता से अपना रहा हो या गलत रास्ते से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14, 4, 2 या 12। तो दोस्तों फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां 2 बताई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि 14 भी हो सकती हैं, तो 14 जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो वो आपको ध्यान रखना है। और फ्राइड ने पूछा है, यहाँ पे फ्राइड का पूछा है, तो फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या उक्त सभी। तो दोस्तों वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम या प्रत्यागमन का नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये तीनों ही हैं जो वंशानुक्रम के नियम हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूरी फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस टेस्ट को पूरा देखे होंगे और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।